Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another interesting and informative lesson of English subject for grade 4. Students, as you remember that yesterday we finished the poem A Night in June, and in this poem the poet described the beauty of the night and whatever can be heard and seen in it. इसमें शायर विलियम वर्ड्सवर्थ ने रात की खूबसूरती को बयान किया और रात में जो जो कुछ देखा और सुना जा सकता है उन सब की खूबसूरती को बयान किया. Students, today we are moving on to the exercise of the poem, and we will do part A, which is comprehension part of the exercise, and in that part we will answer the questions related to the poem. पोइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वहाँ दिए गए होंगे उन सब के आंसर्स हम आज के इस लेसन में डिस्कस करेंगे और इसको नीट कॉपी में लिखेंगे भी, और लिखते वक्त क्या क्या एहतियात करनी है वो सब भी हम डिस्कस करेंगे. बिफोर मूविंग ऑन टू आवर लेसन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक आउट योर नीट नोटबुक्स विद पेंसिल, रेजर, शार्पनर, स्केल. आप लोग अपनी तमाम चीज़ें लेकर अगर रेडी बैठेंगे तो आपको दरमियान में कोई किस्म की भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी. रेज़र की ज़रूरत होगी तब भी आपके पास रेडी होगा और इंशाल्लाह आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा. सो नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 10. पेज नंबर 10. This is page 10 of your book, and this is part A of the exercise, which is understanding the poem. Understanding the poem. Understanding and comprehension are exactly the same words. If you have already understood the poem, you will be able to answer the questions. If you remember what was read in the poem, what we had read in the poem, you will be able to answer the questions. The first question is, how are the stars appearing in the sky? How are the stars appearing in the sky? How are the stars appearing in the sky? Who can answer the question? Do you remember anything which was discussed about the stars in the poem? Stars के बारे में या stars किस तरह से appear हो रहे हैं sky में, उसके बारे में कोई discussion हुई थी कल हमारी? Yes. The stars are appearing in the sky by twos and threes. The stars are appearing in the sky by twos and threes. अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा के लिए याद रखें कि अगर क्वेश्चन में आर है और वाकई हमारे पास प्लूरल वर्ड मौजूद है तो हम आंसर में भी आर ही यूज़ करेंगे. क्वेश्चन में वॉज है तो वॉज ही यूज़ करेंगे, इज़ है तो इज़ ही यूज़ करेंगे. तो क्वेश्चन से ये वर्ड लेना है, ठीक है. तो इस बात का ख़ास ख्याल आपने रखना है कि अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में तो आंसर भी हमारा प्रेजेंट में ही जाएगा. हाउ आर द स्टार्स अपीयरिंग इन द स्काई? द स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई बाय टूज एंड थ्रीज. दो दो तीन तीन करके आसमान में नज़र आ रहे हैं. मतलब एक एक सितारा नहीं है, दूर दूर नहीं है, मतलब नज़दीक नज़दीक हैं सितारे, ज़्यादा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. तो बाय टूज एंड थ्रीज का मतलब है दो दो तीन तीन करके, मतलब ज़्यादा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन आवर नोटबुक. सो ओपन योर नोटबुक and draw a margin line. Draw a margin line on the right side of your page. बिल्कुल इसी तरह आपने मार्जिन लाइन लगानी है जैसे मैंने इस पेज के राइट साइड पे लगाई हुई है. आप देख सकते हैं मैंने डबल मार्जिन लाइन लगाई है. आप भी इसी तरह लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. आपके लिए ये एक होमवर्क होगा, इसीलिए आप यहाँ पर HW लिखेंगे. डेट आप वही लिखेंगे जिस दिन ये वीडियो आपको रिसीव होगी, और सब्जेक्ट इंग्लिश है.
ये आपके यूनिट 1 का हिस्सा है, लेकिन यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है, तो इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ टॉपिक लिखा है, यूनिट नंबर नहीं लिखा। और यहाँ हमारी पोइम का नेम। अच्छा, पोइम का नेम लिखते वक्त आपने देखना है कि यहाँ पर ए कैपिटल, एन कैपिटल और जे कैपिटल होगा, बाकी रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हमारे स्मॉल रहेंगे। और ये इस बात का भी ख्याल रखना है कि जितनी लाइंस का जो अल्फ़ाबेट होता है, अगर आप उतने में ही लिखें तो चाहे आपकी राइटिंग जैसी भी हो, बहुत खूबसूरत नज़र आती है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले कि जितनी लाइंस का वर्ड है उतनी ही लाइंस में लिख लिया जाए, तो आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत और बहुत नीट नज़र आएगी। तो अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नोटबुक में लिखते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वर्ड्स के दरमियान प्रॉपर गैप होना चाहिए, और अगर कोई वर्ड आपका लाइन में पूरा ना आ सकता हो तो ज़बरदस्ती वहाँ मत लिखें, आप नेक्स्ट लाइन की तरफ जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट पार्ट of this question is how are the stars appearing in the sky? How are the stars appearing in the sky? आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं और आंसर इसका क्या है? वेरी गुड। The stars are appearing in the sky by twos and threes. So the answer of this question is the stars are appearing in the sky by twos and threes. Okay, यहाँ पेज फिनिश होने की वजह से नेक्स्ट पेज पे भी हम जा सकते हैं। यहाँ पेज जैसे फिनिश हुआ और मैंने मजबूरन नेक्स्ट पेज पे लिखा है, तो आप भी लिख सकते हैं। I'm going to repeat the answer. The stars are appearing in the sky by twos and threes. By twos and threes. Let's see what the next question is. Okay, the second question is, have the birds stopped their singing? Have the birds stopped their singing? Have the birds stopped their singing? Okay, what might be the correct answer for this question? Very good. No is the correct answer. No, the birds. Okay, sometimes students answer the question like, no, the birds not stop their singing. So वो फिर थोड़ा गलत आंसर बनता है। हमने यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। अच्छा, जब हेल्पिंग वर्ब का कहा जाता है तो फिर बच्चे कहते हैं कि ओके, नो द बर्ड्स डिड नॉट स्टॉप देयर सिंगिंग। कुछ बच्चे कहते हैं नो द बर्ड्स डू नॉट स्टॉप देयर सिंगिंग। कुछ बच्चों का आंसर होता है नो द बर्ड्स आर नॉट स्टॉप देयर सिंगिंग। तो एक बात को याद रखें, जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में आपको कहा कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है आर, तो वही हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करना है आंसर में। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो आपने आंसर में भी वही वर्ड यूज़ करना है। नो द बर्ड्स हैव नॉट स्टॉप देयर सिंगिंग, यहाँ आपने डू नॉट, डिड नॉट, आर नॉट या इज़ नॉट नहीं लगाना। क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है उसी हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक आपने उसका आंसर देना होता है। अच्छा, कभी कभार सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है, वो डिड के मामले में, लेकिन वो मैं आपको जब क्वेश्चन में आएगा तो बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल हम जो मौजूद है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है हैव, तो आंसर में हमारे पास क्या रहेगा? हैव। हैव द बर्ड्स स्टॉप देयर सिंगिंग? नो, द बर्ड्स हैव नॉट स्टॉप देयर सिंगिंग। नो, the birds have not stopped their singing. बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके पास तकरीबन सारे वर्ड्स क्वेश्चन में मौजूद हैं, बस जस्ट इनकी तरतीब चेंज करनी होगी। हैव जो है वो बर्ड्स के बाद आ जाएगा। नो, द बर्ड्स हैव नॉट स्टॉप्ड देयर सिंगिंग। क्वेश्चन मार्क की जगह फिर हम फुल स्टॉप लगा देंगे आंसर में।
तो देखते हैं कि इसको नोटबुक पे कैसे लिखा जा सकता है। ओके, कोई भी क्वेश्चन शुरू करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल ही रहे। आंसर भी आपने कैपिटल से ही हमेशा शुरू करना है, क्योंकि ये तमाम सेंटेंसेस लिखने का रूल है। जब भी हम कोई कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं, चाहे वो सिंपल सेंटेंस है चाहे वो क्वेश्चन सेंटेंस है, हमने उसको कैपिटल से स्टार्ट करना होता है। हैव द बर्ड्स स्टॉप्ड देयर सिंगिंग? नो, the birds have not stopped their singing. No, the birds have not stopped their singing. Have the birds stopped their singing? Have the birds stopped their singing? No, the birds have not stopped their singing. अच्छा, क्वेश्चन के एंड में ये फिनिशिंग लाइन ज़रूर होनी चाहिए, इससे आपका काम थोड़ा नीट लगता है। फिनिशिंग लाइन और मार्जिन लाइंस आपके काम को नीट बनाने में आपकी मदद करता है। दूसरा, दोबारा आपको कह रही हूँ कि जो वर्ड जितनी लाइंस में आना चाहिए, अगर उसी रूल को आप फॉलो करते हैं तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद खूबसूरत लगेगी। Okay, the next question is, where are the little birds? Where are the little birds? Where are the little birds? Very good. They are in the trees. ये एक सिंपल कॉमन सी बात है कि बर्ड्स ट्रीज में ही रहते हैं, लेकिन आपके लिए जो पोइम में इसका दूसरा भी एक वर्ड बताया हुआ इन्होंने कि ट्रीज के अलावा ये कहाँ पर मौजूद होते हैं या कहाँ पर मौजूद थे जब पोएट इसको डिस्क्राइब कर रहा था। तो दैट इज bushes. Bushes. Bushes are commonly smaller than trees, but they are bigger than herbs and grass. ये मिडल साइज के प्लांट्स होते हैं, जस्ट प्लांट्स को आप bushes कह सकते हैं, लेकिन they are just bushes are smaller than trees and they are bigger than herbs and grasses. ठीक है, तो उसमें भी bushes में भी अक्सर जो बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं। और जो पोइम है, पोइम में भी हमारा जो आंसर बनता है वो है द लिटिल बर्ड्स आर अमंग द बुशेस एंड ट्रीज। अच्छा, अमंग और इन दोनों सेम मीनिंग देते हैं, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं कर सकते हैं। लिटिल बर्ड्स आर इन द बुशेस एंड ट्रीज या अमंग द बुशेस एंड ट्रीज एक ही मीनिंग देता है। अच्छा, याद रखिएगा कि जो अमंग का वर्ड है वो आपका आगे भी इस एक्सरसाइज में कहीं यूज़फुल होगा, तो याद रखिए कि इसका मीनिंग इन है। और इन और अमंग आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मीनिंग अगर ना दे तो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग देते हैं, तकरीबन सेम मीनिंग ही देते हैं आपको। ठीक है, तो इसको समझ लें। दूसरी बात ये कि दोबारा इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ कि आर रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है हम वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। वेयर आर द लिटिल बर्ड्स, तो हमारे आंसर में भी आर का वर्ड यूज़ होगा। द लिटिल बर्ड्स आर अमंग द बुशेस एंड ट्रीज। द लिटिल बर्ड्स आर अमंग द बुशेस एंड trees. This is how you would write it in your notebook. Where are the little birds? Where are the little birds? The little birds are among the bushes and trees. The bushes and trees. अच्छा, एक बात याद रखिए कि अक्सर बच्चे बहुत बेध्यानी से लिखते हैं, तो उनको स्पेलिंग्स में अक्सर वो मिस्टेक कर जाते हैं। ट्रीज को थ्रीज लिख देते हैं और थ्रीज को ट्रीज लिख देते हैं, क्योंकि दोनों के तकरीबन सेम साउंड्स और सेम स्पेलिंग्स होते हैं, सिर्फ एक एच का डिफरेंस होता है उसमें। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लिखते वक्त थोड़ी एहतियात करनी है, गौर से स्पेलिंग्स का ख्याल रखते हुए लिखना है। दोबारा बता रही हूँ कि आपने सेंटेंस को कैपिटल से शुरू करना है
और एंड अप अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क से, और अगर आपका सेंटेंस जस्ट सिंपल सेंटेंस है, आपका आंसर है, तो फुल स्टॉप से आप इसको एंड अप करेंगे। कैपिटल से सेंटेंस शुरू करना है और फुल स्टॉप से एंड करना है। और तमाम वर्ड्स का ख्याल रखें कि कोई वर्ड अगर, कोई अल्फ़ाबेट अगर 3 लाइंस का है तो एग्जैक्टली 3 लाइंस में ही आना चाहिए। 2 लाइंस वाला है तो सिर्फ 2 लाइंस, अगर इससे ऊपर या नीचे ये होगा तो आपकी राइटिंग खूबसूरत नहीं लगेगी। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। So let's move on to the next question, which is what sounds can be heard? What sounds can be heard? Can be heard, कौन सी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं इस रात के अंधेरे में? So what sounds can be heard? Do you remember what were the things which were discussed in the poem? और किन किन चीज़ों के आवाज़ों का जिक्र पोइट ने इस पोइम में किया है? कुछ याद है? यस, बर्ड्स पिपिंग के बारे में बात की थी कि बर्ड्स आर पिपिंग। कुकूज क्राई का जिक्र हुआ था, और वाटर गशिंग का जिक्र था कि वाटर की जो फ्लोइंग साउंड, फ्लोइंग के वक्त जो उसकी साउंड होती है, वो बताया था कि वाटर गशिंग की साउंड हमें सुनाई दे रही है। और किस किस चीज़ की? अच्छा, तो ये बर्ड्स थे, कुकू का ख़ास तौर पे जिक्र हुआ था, और साथ में वाटर का। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन, व्हाट साउंड्स कैन बी हर्ड। हमने इसके आंसर को अभी डिस्कस किया कि बर्ड्स पिपिंग की साउंड थी एंड वाटर गशिंग की साउंड हमें सुनाई दी, और साथ में कुकूस क्राई। लेकिन एक बात को अगर हम जहन में रखें कि कुकू भी एक बर्ड है, तो एक दफ़ा हमने बर्ड्स की पिपिंग का जिक्र कर दिया, तो दैट्स, आई थिंक दैट्स इनफ। हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम अलग अलग से परिंदे का नाम भी लिखें और साथ में बर्ड्स का भी जिक्र करें, या तो फिर हम बर्ड्स पिपिंग को छोड़ के कुकू का लिखें, लेकिन कुकू फिर पर्टिकुलर हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, तो इसीलिए हम जनरल नेम लिख देते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स पिपिंग एंड वाटर गशिंग, द साउंड ऑफ बर्ड्स पिपिंग एंड वाटर गशिंग कैन बी हर्ड। अच्छा, बाकी क्वेश्चन पे मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का बता रही थी, तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल वर्ड है, मॉडल वर्ब मौजूद है। तो वो कैन का वर्ड है, तो वही वर्ड हम उसी तरह यूज़ कर लेंगे। और यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया हम उसको उसी तरह कॉपी करेंगे। व्हाट साउंड्स का हम आंसर लिखेंगे और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन ही हमारा आंसर है। व्हाट साउंड्स, द साउंड्स ऑफ बर्ड्स पिपिंग एंड वाटर गशिंग कैन बी हर्ड। The sounds of birds pipping and water gushing. अच्छा, एक बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि जब हम अपॉस्ट्रॉफी का कॉमा लगाते हैं, ये अपर केस कॉमा, इसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, इसका मतलब है ऑफ। बर्ड्स पिपिंग मीन्स पिपिंग ऑफ बर्ड्स, लेकिन ये जब भी हम लगाते हैं इसके बाद एस ज़रूर लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये ऑलरेडी प्लूरल है, ऑलरेडी हमारे पास एक एस मौजूद है, तो हम दूसरा एस नहीं लगाएंगे। और ये इंग्लिश का एक रूल है, प्लूरल एस जिस वर्ड के साथ मौजूद हो वहाँ जस्ट अपॉस्ट्रॉफी भी लगाई जा सकती है, और बल्कि लगाई जाती है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो ये अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको मीनिंग वही देगा, ऑफ। बर्ड्स पिपिंग मीन्स पिपिंग ऑफ बर्ड्स। Birds pipping means pipping of birds. Birds pipping means birds singing. ठीक है, singing of the birds. Water gushing, water's gushing, gushing of water. So the sounds of birds pipping and water's gushing can be heard. मैंने आपको बताया था जैसा आप व्हाट साउंड्स का आंसर दे दें तो आपका रिमेनिंग क्वेश्चन ही आपका आंसर बनता है। साउंड्स ऑफ बर्ड्स पिपिंग एंड वाटर्स गशिंग कैन बी हर्ड।
Now we are going to move on towards the last question. The last question is, what fills the sky? What fills the sky? So, do you remember anything that filled the sky? अच्छा, फिलिंग द स्काई का मीनिंग यहाँ पर आप क्या सोचते हो, क्या बनेगा? मतलब कोई चीज़ जो हर तरफ छा जाए, हमें लगता है कि वो मतलब हर चीज़ पे उसका असर है, हर तरफ महसूस की जा रही है, तो मतलब हमें लगता है कि वो बस उसका असर हर तरफ है, ये छा गई है, ठीक है? तो फिल्स द स्काई का भी यही मीनिंग है कि वो डोमिनेट कर गई है, मतलब छा गई है हर चीज़ पे। सो व्हाट फिल्स द स्काई? अच्छा, यहाँ पर अक्सर जब बच्चों से ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट फिल्स द स्काई, तो उनके जहन में काफ़ी आंसर्स आ रहे होते हैं, जैसे डार्कनेस फिल्स द स्काई। तो बिल्कुल वो सही बात होती है कि हर तरफ अंधेरा है, छाया हुआ है, और नाइट टाइम है तो ऑब्वियसली डार्कनेस ही इसका सही आंसर उनको लग रहा होता है। अक्सर बच्चे पेपर में इसका आंसर लिखते हैं कि स्टार्स फिल द स्काई, और वो बिल्कुल उनके सेंस से बिल्कुल सही आंसर बन रहा होता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये पोइम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द पोएम मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चन, इट इज़ रिलेटेड टू द पोएम, सॉरी। तो पोएम से रिलेटेड ही आपने इसके आंसर्स देने होते हैं। तो पोएम में जो चीज़ बताई गई कि दैट थिंग फिल्स द स्काई, तो आपने वही आंसर लिखना है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जब अक्सर बच्चे इसका मुख्तलिफ आंसर लिख लेते हैं और वो उनकी सेंस से सही होता है, लेकिन यहाँ पर आपने आंसर पोएम से रिलेटेड ही लिखना होता है और मार्क्स आपको पेपर में उसी से रिलेटेड मिलने होते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट इट। पोइम में लिखा हुआ है कुकूज क्राई मीन्स द साउंड ऑफ द कुकू, द सिंगिंग साउंड ऑफ द कुकू फिल्स द स्काई। तो आपका आंसर जो व्हाट का आंसर है वो है कुकूज क्राई। कुकूज क्राई fills the sky. Cuckoos cry fills the sky. Cuckoos cry fills the sky. मतलब cuckoo's sound is dominating other sounds in the night. तो जो रात के वक्त की जितनी भी आवाज़ें उनको सुनाई दे रही हैं, चाहे वो बर्ड्स की सिंगिंग है, किसी भी किस्म की बर्ड्स की सिंगिंग है, या फिर किसी और चीज़ की भी आवाज़ है, तो उन सब आवाज़ों में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग साउंड जो है वो कुकू की साउंड है। कुकूज क्राई फिल्स द स्काई। सो लेट्स राइट दिस इन आवर नोटबुक। अच्छा, सुनने में ये क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा, क्योंकि इसके काफ़ी पॉसिबल आंसर्स बन रहे थे, बट अगर आप अभी आंसर को देखें तो ये सबसे शॉर्टेस्ट आंसर है, तो इस लिहाज से ईजीएस्ट आंसर भी है। व्हाट का आंसर आपने देना था, और व्हाट का आंसर है कुकूज क्राई, और फिल्स द स्काई। अच्छा, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमने कोई इज़, आर, एम, हैव, हैज़, डू, डिड कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है। और इसी तरह आपका ये जो क्वेश्चन है ये इजीएस्ट बन जाता है, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं चलानी आपने यहाँ पे, कोई हेल्पिंग वर्ब का ख्याल नहीं रखना, जो कुछ क्वेश्चन में है वही आंसर में है। जस्ट आपका आंसर जो है व्हाट का आपने आंसर देना है, और वो क्या है? कुकूज क्राई। कुकूज क्राई फिल्स द स्काई। कुकूज क्राई फिल्स द स्काई। फिर फिनिशिंग लाइन। अच्छा, कंप्रीहेंशन पार्ट के जो दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट जो था उसके 5 क्वेश्चंस थे, और जो उसके बाद के जो 2 क्वेश्चंस है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, और वो डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हाट आर दे। अब ये जो क्वेश्चन है, दीज questions are more difficult. Now these were just simple questions and they are going to be more difficult. Not very difficult, not very much difficult, just a bit more difficult. Discuss them first. Discuss them first. Okay, why do you think the stars appear in the way described in the poem? Why do you think the stars appear in the way described in the poem? In the way का मतलब है इस तरीके से, मतलब जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि द स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई बाय 2s and 3s,
तो बाय टूज एंड थ्रीज क्यों अपीयर हो रहे हैं, ये क्यों इस तरह नज़र आ रहे हैं? तो वाई डू यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन, आपके ख्याल में ऐसा क्यों हो रहा है? पोइट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसा क्यों कहा कि स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई बाय टूज एंड थ्रीज? अच्छा, यहाँ पर बच्चे अपनी मर्जी का आंसर भी दे सकते हैं। अक्सर बच्चे इसके बारे में बताते हैं कि स्टार्स जो होते हैं वो ग्रुप में ही अपीयर होते हैं, इसीलिए पोइट ने इसको इस तरह डिस्क्राइब किया। So some students answer the question like the stars are described to be appeared in the way because it is late at night. Now it's late night, तो वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है, तो हम इसी आंसर को करेक्ट समझ के यहाँ भी लिखने लगे हैं। सो वाई डू यू थिंक, अच्छा यहाँ पर आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप कोई भी आंसर लिखें, क्योंकि इन्होंने आपको ओपन चॉइस दिया। वाई डू यू थिंक, आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी राय दे सकते हैं, और आपकी राय अगर मतलब ऑथेंटिक है तो फिर करेक्ट है। ओके, वाई डू यू थिंक द स्टार्स अपीयर इन द वे डिस्क्राइब्ड in the poem? The stars appear in the way described in the poem. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि the stars appear in that way because it is very late, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं the stars appear in that way because it is midnight। या जिन बच्चों को क्वेश्चन वर्ड ही यूज़ करने में आसानी होती है, क्वेश्चन वर्ड लेते हैं जिससे, तो हम बिल्कुल वैसा ही लिख लेते हैं द स्टार्स अपीयर in the way described in the poem because the stars appear in the way described in the poem because it is midnight, because it is midnight। I am going to repeat the answer. The stars appear in the way described in the poem because it is midnight, because it is midnight। The stars appear in the way described in the poem because it is midnight। Now we are moving on to the last question, which is why do you think the poet calls the cuckoo's cry sovereign? Why do you think the poet calls the cuckoo's cry sovereign? Sovereign, sovereign means dominating, sovereign means dominating, जो सबसे बढ़कर हो, जो सब पे छा जाए। So why do you think the poet calls the cuckoo's cry sovereign? अब यहाँ एक तो ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि इट इज़ लाउडर देन अदर साउंड्स। पोइट कॉल्स द cuckoo's cry sovereign because it is louder than the other sounds, it is louder than the other sounds। एक तो आपका ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि the poet calls the cuckoo's cry sovereign because it dominates other sounds, it dominates other sounds। तो ये दो ऑप्शंस हैं जो आप इसमें लिख सकते हो, कोई भी इसमें से आंसर। और अगर आपके जहन में कोई और आंसर आता है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि कुकू की साउंड को दूसरों के मुकाबले में सॉवरन इसलिए कहा गया या इसको सॉवरन बुलाया ही क्यों गया है, तो वो रीज़न भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन दिया गया है कि वाई डू यू थिंक, मीन्स कि आपका क्या ख्याल है कि पोइट ने ऐसा क्यों कहा। यहाँ पर आपसे कोई फ़िक्स आंसर नहीं मांगा जा रहा, यहाँ पर कोई इसकी फ़िक्स रीज़न पोइम में मौजूद नहीं है कि पोइट ने अपना मतलब इसको ऐसा कहा क्यों। तो जो भी रीज़न आप देते हो अगर वो ऑथेंटिक है, मतलब वो रीज़न वाकई मौजूद होती है, वो खसूसियत वाकई कुकूज़ क्राई में होती है, उसके साउंड में होती है, तो उसको हम करेक्ट मान सकते हैं।
So let's see how are we going to write this answer in our notebook. This is our question. Why do you think the poet calls the cuckoo's cry sovereign? Why do you think the poet calls the cuckoo's cry sovereign? The poet calls the cuckoo's cry sovereign because it dominates other sounds. It dominates other sounds. You can also write the poet calls the cuckoo's cry sovereign because it is louder than other sounds. It is louder than other sounds. Students, this was all for today. आपको आज के लेसन में हमने क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस किए हैं. पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो था हाउ आर द स्टार्स अपीयरिंग इन द स्काई. द स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई बाय टूज एंड थ्रीज. हमने तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस किया, लेकिन उसमें मैंने एक बात आपको जो बार बार कही वो ये कि क्वेश्चन स्टार्ट करना हो या आंसर स्टार्ट करना हो, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. दूसरी बात जो मैंने बार बार रिपीट की वो ये कि जितने भी अल्फ़ाबेट जिस जिस लाइन में लिखने चाहिए, अगर आप उसी के मुताबिक लिखते हो तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी लगेगी. तो अपनी राइटिंग का बहुत ख़याल रखें, क्योंकि आपकी जो राइटिंग होती है वो आप ही का इम्प्रेशन बनाता है. ठीक है. दूसरी बात ये कि जो आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हुए हैं उसी के मुताबिक आप आंसर लिखोगे. जब भी लिखोगे, जिस भी एक्सरसाइज का लिखोगे, जिस भी क्वेश्चन का लिखोगे, जिस भी आंसर का लिखोगे, उसके मुताबिक ही चलोगे. आपने ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन में मौजूद हेल्पिंग वर्ब है उसको ध्यान में रखना है. और क्वेश्चन को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना है और एंड अप आपने क्वेश्चन मार्क से करना है. जो आंसर है उसको भी कैपिटल लेटर से शुरू करके फुल स्टॉप पे एंड करना है. ये ज़रूरी बातें थी जो हमने इस लेसन में बार बार रिपीट की, और क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत इजी थे. आई होप आप इसको बहुत इजीली लर्न कर लोगे. आपका जो आज का होमवर्क है वो यही रिटर्न वर्क है. जितने वीडियो में हमने आज रिटर्न वर्क किया है वो रिटर्न वर्क आपने करके हमें सेंड करना है व्हाट्सएप पे, और हम इसको चेक करेंगे और इस पे आपको फीडबैक देंगे इंशाल्लाह. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बग़ैर किसी स्पेलिंग मिस्टेक के, बग़ैर किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के और बग़ैर किसी राइटिंग ब्लंडर्स के ये होमवर्क करेंगे और हमें भेजेंगे. और मुझे इंतहाई खुशी होगी आपका खूबसूरत होमवर्क देखकर. सो विश यू बेस्ट ऑफ लक. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.